जी नमस्कार। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जीपीएससी इन्वायरमेंट इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी थी उसका सिलेबस आ गया है। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों का इंतजार था। और कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। बिल्कुल बकवास बात है आपके लिए भाई, कोई मीठा नहीं होता है। ये खट्टा भी है, कड़वा भी है, जहरीला भी है, सब है। एक बात और बता दूं कि ये जो एलिजिबिलिटी को लेके कुछ डिस्कशन थे इससे पहले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियर, केमिकल और सिविल इंजीनियर है। पर खुशी होगी केमिकल वालों को और इन्वायरमेंट से जिन्होंने किया है। क्यों होगी अभी बताता हूँ आपको। पहले आपको थोड़ा सिलेबस दिखाता हूँ ना। माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा आपको सिलेबस देख के। देखा होगा, हो सकता है आप लोगों ने, हो सकता है उतना डीपली नहीं सोचा होगा, पर मैं आपको थोड़ा सोचने के लिए कहता हूँ। चलिए सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका सिलेबस नजर आ रहा है। ये सिलेबस आप देखोगे ना, ये 100 मार्क्स के सिलेबस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100 मार्क्स तो आप करोगे। और मैं कहूंगा कि भाई इस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे आसानी से आप 50 से 60 नंबर लेके आ सकते हो। इसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। पर इसके बाद जो आपका टेक्निकल पोर्शन है 200 मार्क्स का ना, वो पढ़ के या वो देख के, वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वो देख के ऐसा लगेगा ना कि भाई जीपीएससी को इन्वायरमेंटल इंजीनियर नहीं चाहिए या इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंजीनियर नहीं चाहिए, उनको चाहिए साइंटिस्ट। और एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके पास लॉ का नॉलेज भी हो, कि अगर कहीं मुकदमा हो जाए तो वो हमारे तरफ से केस भी लड़ ले। और अच्छा खासा नॉलेज हो हर फील्ड से रिलेटेड, जो एक्ट्स हो, जो लीगलिटी हो वो उसको पता हो, जो टेक्निकलिटी हो वो भी उससे उम्मीद किया जाता है कि उसके बारे में भी उसको आइडिया हो। ये सब बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा। एक दिन हो गया सिलेबस आए हुए, आपने स्टडी कर लिया होगा, ऐसा सिलेबस कहीं नहीं है। मतलब किसी भी स्टेट के एनवायरमेंट इंजीनियर की जो पोस्ट आती है उसका सिलेबस उठा के देखोगे, नो वन कैन मैच दिस सिलेबस। और सिलेबस के ये जो जेपीजी फाइल है ना, ये देख के ये भी समझ में आता है कि जीपीएससी ने अब काम चोरी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जो सिलेबस आता था वो एक अच्छी पीडीएफ क्वालिटी होती थी, कॉपी पेस्ट आप कर सकते थे। एटलीस्ट सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर सकते थे। कॉपी पेस्ट करके करोगे ही क्या, पर यहाँ पे आप वो भी नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें ये पेन से लिख देते हैं जो भूल जाते हैं। कई जगह मैंने देखा कि अब जो सिलेबस आ रहे हैं नए वाले, उस पे पेन से लिखा हुआ है ना, मतलब धीरे धीरे उनमें थोड़ी सी, ये देखो ये पार्ट 2 लिख दिया पेन से, भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं, इसका ही नहीं तो करना है, पेन से लिख देते हैं। खैर, मेन पॉइंट है ये आपका जो टेक्निकल है। कहां से इसको टेक्निकल कहा जाएगा आई डोंट नो। किस पोर्शन से इसमें सिविल, केमिकल और इन्वायरमेंट इंजीनियर को एकोमोडेट किया गया है आई डोंट नो। मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। इट मे पॉसिबल कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। और पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ना आपके मन में एक भाव आएगा कि भैया ये पढ़े कहां से। तो ये बात चाहे भगवान बता सकते हैं या तो जीपीएससी बता सकती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। आपके इमोशंस ऐसे ही आने वाले हैं। पढ़िए, चलिए पहला है, प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज रिलेटेड इन्वायरमेंट। वाह, मतलब ये कह रहे हैं बिलो द यूनिवर्स जो कुछ होगा हम सब आपसे पूछेंगे। आप डिसाइड करो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या जवाब देना है, क्या नहीं जवाब देना है। हमारे जो नए 3 कानून आए हैं उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स कौन कौन से बने हैं, प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल तो मैंने शॉर्ट में कराए होंगे, आप जो बच्चे जानते होंगे, वैसे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। एनजीटी में थोड़े थोड़े इसकी आइडिया मैंने बताया था कि ये बेसिकली होता क्या है, कब मतलब आया ये पर्टिकुलरली। एनजीटी में ये सब टर्मिनोलॉजी है। पर यहाँ पे आपको उनके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूएन के गोल्स क्या हैं, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि सस्टेनेबिलिटी से डेवलप करें हम, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना करें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रोडक्शनल, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो इन्होंने एक नया वर्ड घुसा दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि ज्यादा इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और हम भुखमरी से भी नहीं मरे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सब कुछ डाल दिया है नियर अबाउट। तो ये आपको पढ़ना। और ये पहला पॉइंट है। टोटल 18 पॉइंट है। अगर आप मार्क्स भी डिवाइड करना शुरू करोगे ना, और वेटेज भी नहीं दिया है,
ये भी एक जीपीएससी के पास है कि भाई आपने मर के ये पढ़ा, पता नहीं से क्वेश्चन आया, एक आया, दो आया, 10 आया, एक भी नहीं आया। ये तो जीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। आजकल वो स्टूडेंट के मजा भी ले रहे हैं। जो जो सिलेबस 50-60% है, वहां से 10% 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 20% है वहां से 50-60% आ रहे हैं। तो ये भी एज उनके पास है। एक तो सिलेबस ऐसा है, दूसरे क्वेश्चन पूछने का भी एज उनके पास है। ठीक है। जनरली जीपीएससी से इतना तो उम्मीद किया जाता है कि जहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है, वहां पे आप जो टेक्निकल कोर्स है एटलीस्ट उसका वेटेज डिसाइड कर दीजिए, जैसे आपने डिसाइड कर रखा है आपके टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का। क्योंकि आदमी को इतना तो पता हो यार कि ये टॉपिक में पढ़ रहा हूं तो कितना डीप में पढ़ना है। अब इस टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक्स हैं तो उसको कितना डिटेल में पढ़ना है। मान लीजिए 4 क्वेश्चन आना होगा तो हम 4 क्वेश्चन के लायक पढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन आना होगा तो 20 क्वेश्चन के लायक पढ़ेंगे। एटलीस्ट डिसाइडेड तो हो कि हमको पढ़ना कितना है, कितना डिटेल में पढ़ना है। पर वो जहमत कौन उठाए है भाई। ये तो पीडीएफ भी देने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, स्कैन करके जेपीजी डाल दे रहे हैं, तो उतना कौन करे। फिर है ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू, इसको भी पढ़ लीजिए। ये तो चलो छोटा टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा, आइडिया आता भी होगा। पर इसमें भी आपको डिटेल में पढ़ना है। छोटा टॉपिक है पर इसको भी काफी डिटेल में आपको पढ़ना है। इसमें भी क्वेश्चन आसान भी बनाए जा सकते हैं, टफ भी बनाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन से मोड में है, आपकी लेने की मोड में है कि मार्क्स देने की मोड में है। इस डिपेंड अपॉन। फिर थर्ड टॉपिक ले लो आप। हालांकि इसको मैं कहूंगा कि रिलेटिवली पूरे सिलेबस में ये सबसे आसान है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे कर सकते हैं आसानी से। एक दो टॉपिक और है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का, एक नॉन रिन्यूएबल का। नॉन रिन्यूएबल का फिर भी उतना आसान नहीं है, सारे इंजीनियरिंग वाले नहीं करते, रिन्यूएबल वाले आसानी से कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का जो टॉपिक है। बाकी सब तो यूं ही है। यहां भी भाई ओरिजिन ऑफ वाटर, ऑकरेंस ऑफ सोर्स ऑफ द वाटर, सरफेस, ग्राउंड, हाइड्रोस्फेयर, वाटर रिसोर्सेज, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी, मतलब सब समझ लो भाई। पानी कितना है, कहां से आया, कितने साल चलेगा, कब खर्च हो जाएगा, मतलब सोर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास कितना है, दुनिया के पास कितना है, सब पढ़ डालो, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। आप ये नहीं हो पाओगे कि नहीं भैया ये तो सिलेबस में नहीं था। मतलब ऐसे पेपर में ना मेहनत को थोड़ा क्रॉस करके किस्मत को आगे बढ़ाते हैं कि हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो आ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक बात और आप सोचोगे कि मैंने शुरू में कहा था कि केमिकल और इन्वायरमेंटल वालों का मजा हो जाएगा। अब ये सब सिलेबस देख के मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों ऐसा कहा था। भाई मजा इसलिए हो जाएगा ना कि ये सब सिलेबस देख के ना सिविल वाले कहेंगे अरे यार भगाओ इसको, हमारे लिए 500 वैकेंसी अलग से आई हुई है, हम उसकी तैयारी करेंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे। कि ये सब पढ़ने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हम कर पाएंगे। तो एक फियर होगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना, मुझे तो लगता है वो अपना जो कोर उनकी वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें फोकस करेंगे। तो आपको थोड़ा एज मिल गई ना, कंपटीशन तो थोड़ा कम हो गया केमिकल वालों के लिए और इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए। तो यही मैं कह रहा था कि सिविल वाले तो ये सिलेबस देख के मैक्सिमम बच्चे भाग जाएंगे, छोड़ो यार अपनी वाली तैयारी करो, आप लगे रहो इसमें, पढ़ के बहुत मजा आएगा आपको। फिर दोबारा कभी ये काम आएगा कि नहीं आएगा वो भी भगवान भरोसे है, क्योंकि दूसरे एग्जाम का सिलेबस का हिस्सा ये होगा कि नहीं होगा। सिविल वाले इसलिए भी भागेंगे कि कम से कम वो अपना पढ़े रहेंगे, दोबारा उनकी वैकेंसी आएगी, उनको प्रिपरेशन तो कम करना पड़ेगा। और मैं भी सिविल इंजीनियर होता तो वही करता, किसी को सजेशन भी देना होगा तो वही दूंगा कि भैया तुम्हारी अभी काफी वैकेंसी है, फ्यूचर में भी आएगी तुम्हारी वैकेंसी, अपना वाला पढ़ लो, वहां पे सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सब पढ़ के क्या मालूम क्या होगा, राम जाने। ठीक है। चलिए भाई ये भी कर लिया आपने। मैं करा क्या रहा हूं, मैं बस आपको एहसास दिला रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। और सिलेबस जिसने डिजाइन किया है, मतलब ऐसा लगता है खुन्नस निकाला है उसका। नहीं हुआ होगा तो कहा होगा आओ बेटा अब तुमको बताता हूँ पढ़ाई कैसे किया जाता है और कितना किया जाता है। अगेन फिर भी मैं कहूंगा ना कि जो जो टेक्निकल वाला हिस्सा है वो थोड़ा पढ़ने में आपको तकलीफ कम होगी, है नहीं। तो ये देखो ये थोड़ा टेक्निकल वाला हिस्सा है, तो मतलब बहुत मुश्किल नहीं होगा। पर इनमें भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चलो प्रेशर के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा है ना मेट्रोलॉजी फंडामेंटल। भाई प्रेशर क्या इंपैक्ट डालता है, टेम्परेचर क्या इंपैक्ट डालता है, विंड, विंड के अलग वेरिएबल्स हैं कई, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी,
विंड रोजेस, वाह, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको, गजब। जिसने भी डिजाइन किया है ना सिलेबस भाई, उनको मतलब 20-22 तोपों की सलामी तो बनती ही है। ये ऊपर वाला तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि ये तो चलो फिर भी टेक्निकल है, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, इसके बारे में आइडिया भी होगा। और होपफुली अगर जो वेल नोन टॉपिक्स हैं वहां से आ जाए क्वेश्चन तो ये आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो फिर माथा पकड़ लोगे आप अपनी। ये फिफ्थ नंबर देख लीजिए, मैकेनिकल वाले खुश हो रहे हैं, बढ़िया है, आपको नहीं एलिजिबल किया है। एक टेंशन तो नहीं रहेगा ना भाई कि ये भी पढ़ना है यार, एक वैकेंसी है, इतना अप्लाई कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, होपफुली पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अगेन ये सब आप देखो, बस इतना दिक्कत नहीं है कि सिलेबस एक्सट्रीम लेवल का दे रखा है, ये भी दिक्कत है कि पढ़ोगे कहां से, मटेरियल आपको कहां से मिलेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन सोर्स फॉलो करो, आर्टिकल्स फॉलो करो, रिसर्च पेपर फॉलो करो, दूसरा क्या मिलेगा, बुक मिलेगी कोई ऐसे, कितने बुक बाय करोगे। और क्या आप बुक बाय करोगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, नहीं। एक जो एक पॉइंट दे रखा है, उस एक पॉइंट के भी सारे टॉपिक किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, मतलब मुश्किल से कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएंगे। कितने बुक बाय करोगे आप, ठीक है। चलो ये दोनों को मैं बहुत हार्ड नहीं मानता, ये तो चलो बिल्कुल आसान है, कर लोगे आप आसानी से, ये भी कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वाटर पोल्यूशन अब चालू होता है, यहां से ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वाटर के एक्सपर्ट भी हो और लेजिस्लेशन के एक्सपर्ट भी हो। कुछ लेजिस्लेशन तो आपको यहाँ पे पढ़ने थे, अब कुछ लेजिस्लेशन आपका यहाँ से चालू होगा कि भाई पहले देखो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड पढ़ लो, ठीक है। इंडस्ट्री के नॉर्म्स पढ़ लो कि भाई कितना वो जो वहां से इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं उनके क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है। वो भी मेंशन नहीं कर रखा है, पर हमारे नॉर्म से अपने नॉर्म से पढ़ने हैं, ठीक है। नॉर्म्स भी अलग अलग जगहों के अलग अलग होते हैं। फिर वाटर पोल्यूशन के सोर्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन पढ़ना है। और भाई ये वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये पूरी यूनिट का डिटेल में दे रखा है, एक एक, चाहे वो बायोलॉजिकल ऑपरेशन हो वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट ट्रीटमेंट का, चाहे वो फिजिकल ऑपरेशन हो, केमिकल ऑपरेशन हो, उसमें भी जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वो सब पढ़ना है। क्या करना है, सब पढ़ना है, नथिंग इज रिमेन, कोई कुछ बचा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। क्या छोड़ सकते थे भाई, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद बच गया कि गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉज कौन कौन से बनाए हैं, तो वहां पे लेजिस्लेशन आ गए, लेजिस्लेशन भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये तो है ही साथ में, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे, मतलब कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि इससे कुछ बचा भी है क्या, कि जो अलग से भी डाल सकते हैं वाटर पोल्यूशन में, नहीं कुछ नहीं बचा, सब डाल दिया उन्होंने, कहां से उठाया है पता नहीं है। फिर आ गया आपका एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, अगेन सेम वाटर पोल्यूशन वाला फंडा यहां भी फॉलो किया गया है, सेम वैसे ही पढ़ना है आपको, स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स पढ़ना है, एयर पोल्यूशन पढ़ने हैं। अब इसमें सोर्स क्वालिफिकेशन, एयर क्वालिटी टाइप्स, मॉडलिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सोर्स ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, पता नहीं कौन कौन से सोर्स पढ़ना है, सैंपलिंग की टेक्नोलॉजी क्या होती है, वाह वाह। मुझे लगता है ना भाई, ये इंजीनियर मतलब ये पढ़ के जाएंगे ना गुजरात से, पोल्यूशन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, खत्म, पोल्यूशन खत्म, पोल्यूशन रहेगा ही नहीं। जाके ये वही तो करेंगे, पोल्यूशन खत्म करेंगे, ठीक है। फिर आ गया ये पर्टिकुलेट्स, आपको पता ही है जो पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, किसका वर्किंग प्रिंसिपल, पर्टिकुलेट मैटर कैसे बनता है, कहां से बनता है, या उसको क्लीन कैसे करते हैं, किसका वर्किंग प्रिंसिपल, डोंट नो, जो मन में पढ़ लो, कोई बात नहीं, ये पूछ लेंगे जहां से पूछना हो। फिर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट, ये सब पढ़ना भाई, परफॉर्मेंस, बचा खुचा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। फिर गैसियस पॉल्यूटेंट, अगेन सेम वही वर्किंग, मतलब डिजाइन कॉपी पेस्ट मारो, एक लाइन ऊपर कर दो,
फिर चीजें कॉपी पेस्ट मार दो कि वो अब आपको एयर पोल्यूशन के लिए पढ़ना है, वो गैसियस पोल्यूशन के लिए पढ़ना है, वो वाटर वेस्ट के लिए पढ़ना है, वो हार्वेस्ट के लिए पढ़ना है, जो मन में आए लिख दो। ठीक है, ये उसके लिए पढ़ना है। फिर इसका लेजिस्लेशन पढ़ लेना है, क्योंकि वकील भी तो बनना है आपको। भाई समझाना तो पड़ेगा। आप जाओगे, कोई पोल्यूशन फैला रहा है, तो कैसे कहोगे कि आपके ऊपर ये धारा लगवा देंगे? कैसे कहोगे? हाँ, जीपीएससी आपको ट्रेंड कर रही है। जीपीएससी कह रही है मतलब ऐसी चीज देंगे ना गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो भी सोचेंगे भाई क्या चीज बनाई है जीपीएससी ने। वाह वाह, मजा आ गया, देख के मजा आ गया ऐसे इंजीनियर्स का। फिर नॉइस पोल्यूशन, अब मैं क्या वही चीज रीड आउट करूं, अगेन वही सारी चीजें आपको पढ़ना है। नॉइस पोल्यूशन चलो फिर भी रिलेटिवली हल्का है बाकियों के कंपेरिजन, मतलब हल्का इन द सेंस कि यू कैन गेट, मतलब यू हैव इजिली एक्सेस ऑफ मटेरियल्स। आप ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा आपको, डिटेल भी मिल जाएंगी, और मतलब इसका लेजिस्लेशन भी आसानी से आप कर सकते हो। अमेंडमेंट भी मेंशन कर देते हैं, पढ़ते रहो, क्योंकि इनमें तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आता रहता है, पढ़ते रहो। कौन पुराना आया, उसके बाद नया कोई आया, क्या करते रहिए। फिर आता है भाई, ये भी खतरनाक टॉपिक है, हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है कि ढूंढ ढूंढ के डाला गया है कि क्या क्या डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं। सदमा या शौक दे देते, दो चार बार करंट लगा देते बच्चों को, ऐसे काहे मारते हैं भाई, ऐसा सिलेबस देखिए। और एक रेगुलर वैकेंसी होती है अगर ये, तो समझ में आता है कि भाई चलो एक बार पढ़ लिया, अगर इस बार नहीं हो पाएगा तो दोबारा चांस लेंगे, क्योंकि आएगी ना दोबारा वैकेंसी। रेगुलर वैकेंसी भी नहीं। खैर ये भी देख लो, इनके लेजिस्लेशन पढ़ने भाई, इनमें तो कई सारे लेजिस्लेशन है, नए पुराने सब लेजिस्लेशन पढ़ने हैं। ध्यान रहे, विथ अमेंडमेंट, क्योंकि जो अमेंडमेंट हो जाता है ना फिर वही लेजिस्लेशन का हिस्सा होता है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, अगेन वही सारी कहानी, फिर उसका लेजिस्लेशन आ गया। फिर कुछ बच गया था कि अदर लेजिस्लेशन रिलेटेड इन्वायरमेंट, यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया कि भाई प्रॉपर वकील बनाएंगे, प्रॉपर वकील। आप ये सब पढ़ लोगे ना तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि सड़क पे जाओगे ना और कोई प्लास्टिक फूक दिया, मन में यही आएगा कि इसके ऊपर केस कराता हूं। धुआं आ गया, मन में आएगा कि केस कराता हूं। कहीं पे पक्षी गिरा पड़ा है, पंछी, बर्ड, मन में आएगा कि पोल्यूशन की वजह से, चलो केस करूंगा मैं। फिर एनवायरमेंट साइंस एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये भी पढ़ना है, हालांकि ये मुश्किल नहीं होगा आपको पढ़ने के लिए, कर लोगे मुझे लगता है। फिर नेक्स्ट आ गया बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपलिंग, प्रिवेंशन एनालिसिस, पैरामीटर ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर, एयर हैजार्ड। भाई मतलब क्या है, क्या गजब की चीज है नहीं। बेसिक्स ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमा, क्या समझोगे आप इससे? व्हाट यू कैन कंक्लूड बाय दिस वर्ड, कि क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर सैंपलिंग, सैंपलिंग से चलो समझ में आता है। प्रिवेंशन एंड एनालिसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ वाटर, करो भैया करो, पढ़ो पढ़ो, ये वीडियो देखना है तो देखो, नहीं तो बेहोश हो जाओ, कोई बात नहीं। केमिकल यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस, बेसिक हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, चलो ये सब तो ठीक है, केमिकल वाले कर लेंगे, आई होप सो, उनको तो आता है। बाकी इन्वायरमेंट में आता है कि नहीं पता, सिविल में नहीं आता है, तो सिविल वालों के लिए जयराम जी की। फिर मास ट्रांसफर ऑपरेशन, इसमें भी सब डाल दिया इन्होंने। मैं क्या बताऊं, ये सोच ही रहा हूं कि क्या बताऊं, फिर सोचा कि क्यों बताऊं, छोड़ो यार, पढ़ो। इतना सिलेबस है, जो मन में आए ना पूरे सिलेबस में जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। बेसिक ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ हैजार्ड, एनवायरमेंटल डिजीज, ये एक वर्ड अपने आप में काफी है, सारी डिजीज आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कौन सी डिजीज है जिसको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है भाई। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, वो आईएसएचओ वाले कोर्स में ये सब कुछ कुछ आया था। वहां के केमिकल वाले बच्चे होंगे, थोड़ा उनको याद आ रहा होगा कि हाँ ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है।
फिर बची हुई चीजों को टॉपिक नंबर 18 करेक्ट करता है, ताकि जीपीएससी के पास एक आगे प्रोटेक्शन लेयर रहे कि अगर हम कुछ पूछ देते हैं और आप कहते हो कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो वो आपको 18 नंबर पटक के आपके सर पे मार देंगे कि भैया ये कहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए तो लिखा हुआ है। कह देंगे करंट डेवलपमेंट है, करंट ट्रेंड है। ओल्ड का करंट ट्रेंड यही है, तो फिर आप वो भी नहीं कह सकते हो। और ये भी पढ़ लेना है कि ये क्या है, बेसिकली ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़ लेना है ये भी, क्या मालूम यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए। तो इन शॉर्ट बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि क्या करें, मैं भी पढ़ रहा था, मैं सोचू कि मैं बताऊं क्या इसमें। मैं सोचा कुछ नहीं बताता हूं, बस मन का जो भड़ास है वही निकाल लेता हूँ, थोड़ा आपको भी खुशी मिले, क्योंकि ये सिलेबस पढ़ने के बाद ना आपको भी वही फीलिंग आ रही होगी जो मुझे आ रही है, होपफुली। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो कोई बात नहीं, बाकी मैक्सिमम लोगों को वही फीलिंग आ रही है। बताना आप नीचे कमेंट बॉक्स में कि सेम वाली आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो पार कर लूंगा नैया। चलिए, बाकी कोई डाउट कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है, क्योंकि डाउट को डाउट रहने दीजिए, मजा लीजिए डाउट का, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।